संगठन के पदाधिकारियों ने विस्तार से आप लोगों के सामने बातें रखी है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बातें आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। जहाँ तक तीनों भी सब्जेक्ट को विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया, सिर्फ संगठन की ओर से आज के कार्यक्रम में वामन मेश्राम साहब अध्यक्षता करने के लिए आने वाले थे। कुछ कारणवश मेश्राम साहब पहुंच नहीं पाए, तो प्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजा गया, तो उनका मैसेज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जितनी भी समस्याएं यहाँ पर बताई गई और उसका समाधान भी बताया गया, जो भी पॉलिसी आप लोगों के सामने रखी गई, जो भी स्कीम आप लोगों के सामने रखी गई कि किस प्रकार से सरकार मिशन के तौर पर, एक अभियान के तौर पर ये सारी चीज़ें अमल में ला रही है। तो साथियों, ये जितनी भी जो समस्या है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे समाज में चल रही है, एक बात हम सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आज एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट अगर समाप्त हो रहे, खत्म हो रहे, चाहे वो निजीकरण के द्वारा हो, इन सारी समस्याओं का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को लोकतांत्रिक व्यवस्था से वंचित रखने का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था देश चलाने की यंत्रणा हो, जिसको हम लोग शासन व्यवस्था कहते हैं, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। जैसे उदाहरण के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, तो लोगों को क्या लगता है ये रोजगार से संबंधित है, ये आर्थिकता से संबंधित है, ये पैसों से संबंधित है, ये जिंदगी से संबंधित है। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। बेरोजगार इसलिए बनाया जाता है ताकि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो विधेयपालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, प्रचार प्रसार माध्यम है, ये जो देश चलाने की यंत्रणा है, तो इस व्यवस्था से वंचित रखने का वो बहुत बड़ा कार्यक्रम। अगर आप निजीकरण ले, समाज को क्या लगता है निजीकरण की वजह से नौकरियां समाप्त हो रही है। अब समाज को क्या लगता है निजीकरण की वजह से हमारे बाप का क्या जा रहा है, और निजीकरण से कर्मचारी परेशान है। समाज को क्या लग रहा है हमारे बाप का क्या जा रहा है, मेरा बेटा तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरा बेटा तो घर में है, खेती का काम कर रहा है। और कर्मचारियों को क्या लगता है कि अरे साला नौकरियां समाप्त हो रही, नौकरी जा रही है। जो बात वेताल साहब ने आप लोगों को बताई और मायाशंकर कौशल जी ने भी आपको एक बात, अहम बात बताने की कोशिश की। मैंने ज़्यादा लोगों का स्पीच सुना नहीं क्योंकि मैं तो लेट आया। उन्होंने एक बात बताने की कोशिश की कि जब कर्मचारी अधिकारी के ऊपर जब कोई समस्या आती है तो कर्मचारी चिल्लाता है। अधिकार और नौकरी में अंतर क्या है? क्या हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों को इस बारे में जानकारी है? एक अधिकार होता है, एक नौकरी होती है। नौकरी बचाना चाहते हो, लेकिन अधिकार बचाना हमारे लोग नहीं चाहते। जिस अधिकार की बदौलत नौकरी मिली, नौकरी बचाने के लिए सब लोग प्रयास करते हैं,
लेकिन जिस अधिकार की बदौलत नौकरी मिली, वो अधिकार बचाने के लिए हमारे समाज का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग जो है प्रयास नहीं करता है। अधिकार सुरक्षित रहेगा तो नौकरी सुरक्षित रहेगी। इस बात को सभी बुद्धिजीवी लोगों ने खास करके ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, आज वर्तमान में जिस व्यवस्था के विरोध में हम लोग लड़ना चाहते हैं, उस व्यवस्था की साइकोलॉजी हम लोगों को मालूम होना चाहिए, दुश्मन का कैरेक्टर हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जो लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं, दुश्मन का कैरेक्टर क्या है कि दुश्मन संख्या में अल्पसंख्यक है लेकिन शासक बना हुआ है, और हम लोग संख्या में बहुसंख्य है लेकिन गुलाम बने हुए हैं। अब जो संख्या में अल्पसंख्यक है, शासक बना हुआ है, अभी से नहीं हजारों सालों से शासक बना हुआ है। वो दो हथियारों का इस्तेमाल करता है। पहला हथियार है विभाजन, जिसकी वजह से हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा नहीं होते। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था में किया, हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था में 6743 जातियों के टुकड़े बनाए। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं बल्कि बांटे हुए लोग हैं। तीसरा विभाजन सचूत अछूत बनाया। दुनिया में जानवर छूने लायक, भारत में इंसान अछूत। स्त्री दास्ता लाई और एक समूह को हजारों साल पहले जंगल की ओर खदेड़ दिया, जो ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूरसंचार साधनों से जिनको हजारों सालों से वंचित रखा, जिनके बुद्धि का विकास नहीं हुआ, वो आदिवासी समाज। ये जो विभाजन जो उनका हथियार है, ये विभाजन की वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं आ रहे हैं। और जो भी लड़ाई हमारा समाज लड़ रहा है, वो आइसोलेशन में लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो प्राइमरी टीचर की समस्या हो, चाहे प्रोफेसर की समस्या हो, चाहे डॉक्टरों की हो, चाहे मजदूरों की हो, चाहे किसानों की हो। ये जितने भी समस्याएं, चाहे विद्यार्थियों की हो, युवाओं की हो, बेरोजगारों की हो, अपने अपने स्तर पर आइसोलेशन में हमारा समाज लड़ाई लड़ रहा है। ब्राह्मण का एक कैरेक्टर बताता हूं। ब्राह्मण आइसोलेशन में कभी भी लड़ाई नहीं लड़ता। ब्राह्मण ऑर्गेनाइज वे में हमको गुलाम बनाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को जैसे गुलाम बनाकर रखा, वैसे ही कन्याकुमारी के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। जैसे गुजरात के लोगों को गुलाम बनाकर रखा, वैसे ही बंगाल के लोगों को गुलाम बनाकर रखा। उसका तरीका एक है, ऑर्गेनाइज है। और हम लोग 6743 जातियों के टुकड़ों में एक तो बांटे हुए हैं, और ऊपर से लड़ाई जो है हम लोग अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, आइसोलेशन में रहकर लड़ रहे हैं। इस वजह से जो संगठित शक्ति का निर्माण होना चाहिए, जिस शक्ति की वजह से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, वो शक्ति का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के द्वारा है, प्रोटान के द्वारा है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इसी आगरा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी खंत व्यक्त की थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये खंत व्यक्त की थी दुनिया का पढ़ा लिखा व्यक्ति, और आज उस आगरा से ये पहल हो रही है कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को जगाने की, उनको इन सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है कि आइसोलेशन में कोई भी लड़ाई लड़ने का अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो हमारी लड़ाई विफल होने वाली है, सफल होने वाली नहीं है। सफलता के लिए दुनिया में 3 चीजें दुनिया के लोगों ने दी है कि एक शक्ति संगठन की होनी चाहिए, समर्थन जनता का होना चाहिए, दावपेच नेतृत्व के होने चाहिए। साथियों, हमारे समाज की हमारे लोगों की समस्या समाज में है और संगठन हमारे डिपार्टमेंट में बने हुए हैं।
ये जो समस्या हमारे समाज के सामने है, ये समाज की समस्या है। लेकिन संगठन जो है हम लोग डिपार्टमेंट में चला रहे हैं। अगर देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में कर्मचारी नहीं था, शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो कर्मचारी तो दूर की बात थी, कर्मचारी नहीं था। यह संविधान की बदौलत कर्मचारी निर्माण हुआ, संविधान महापुरुषों की आंदोलन की बदौलत निर्माण हुआ। और अभी तक संविधान लागू होने से जो अधिकार हमारे समाज को मिले, उनमें से सिर्फ 20% क्रीम क्लास गांव देहात से शहर में आया। शेड्यूल कास्ट 15% है, शासन प्रशासन में 11.9%, आदिवासी 7.5% है, शासन प्रशासन में 4.3%, ओबीसी 52% है, शासन प्रशासन में 5.2%, और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान करीबन 10.5% है, और शासन प्रशासन में सिर्फ 1.5% है। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि जिस समाज को अधिकार नहीं था उस समाज को अधिकार मिला, वो भी 20% क्रीम क्लास शहर में आया। जो 20% क्रीम क्लास शहर में आया, क्या 80% जो गांव देहात में अनपढ़ अशिक्षित, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस जाति में पैदा हुआ, क्या 20% वाले लोग रिटर्न उस जाति, उस गांव, उस मोहल्ले में जाकर उस समाज को जगाने का हमने कोई अभियान किया? 20% लोगों के पास क्या है? टैलेंट है, मनी है। दुनिया में आंदोलन चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए: टाइम, टैलेंट, मनी। जो क्रीम क्लास निर्माण हुआ, संविधान की बदौलत निर्माण हुआ, उनके पास में टाइम, उनके पास में टैलेंट है, मनी है, टाइम नहीं है। और जो 80% लोग गांव देहात में हैं, उनके पास टाइम है, टैलेंट नहीं है, मनी नहीं है। रोड जाम करने वाले 80% लोग गए, भारत बंद करने वाले 80% लोग गए, खून बहाने वाले 80% लोग गए, संघर्ष करने वाले 80% लोग गए, आपकी लड़ाई लड़ने वाले 80% लोग गए। नेतृत्व नहीं कर सकते, उनके पास टैलेंट नहीं है, इस वजह से वो नेतृत्व नहीं कर सकते। उनके पास मनी नहीं है, इस वजह से आंदोलन के लिए साधन और संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकते। जो कर सकता है वो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर सकते वो कोशिश कर रहे हैं, विफल हो रहे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है, हमारी आजादी नहीं है। अब हमें आजादी का आंदोलन चलाना है, तो आजादी आंदोलन के लिए 80% लोग रेडी है, लेकिन उनके पास साधन संसाधन नहीं है, और जिनके पास है उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन नहीं है। कितनी बड़ी कमी है हमारी। जो समाज को संगठित कर सकता है, जो समाज को सही दिशा दे सकता है, समाज में नेतृत्व निर्माण कर सकता है, समाज को ज्ञानी बना सकता है, समाज को जागरूक कर सकता है, वो बुद्धिजीवी वर्ग। अनपढ़ व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, वो समाज का नेतृत्व कहां से करेगा? कर ही नहीं सकता। लेकिन वो लड़ाई लड़ सकता है, वो रास्ता बंद कर सकता है आपके मुद्दों को लेकर। ये वामसे पिछले 45 साल में जो इस देश में आंदोलन चला रहा है, वामसे सिर्फ इतना ही काम करने की कोशिश कर रहा है कि संविधान की वजह से जो 20% जो क्रीम क्लास तैयार हुआ, जो शहर में आया, उनका 80% लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बनाना चाहता है, ताकि आंदोलन सही तरीके से, सही दिशा में हम लोग लड़ सके। साथियों, हमें जो अधिकार मिले, हमें जो मान सम्मान मिला, वो सारा का सारा मान सम्मान संविधान की वजह से मिला है। जितने भी मायाशंकर कौशल जी ने जो अधिकार बताए, पॉलिसी बताई, वेताल सर ने जो भी बातें आप लोगों को बताई, वो सारा का सारा संविधान की वजह से मिला है। जितने भी हमारे बंगले हुए, जितने भी हम लोगों ने मकान बांधे, जितने भी हम लोगों ने जो भी फैसिलिटीज हम लोगों ने ली, वो सारा संविधान की वजह से मिला। ये बात जिंदगी में कभी आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए।
अब आखिरी मेरा सवाल है, जो संविधान की वजह से मान सम्मान मिला वो अगर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या करोगे? इसलिए वेताल सर ने कहा कि जो बंगला हम लोगों ने बनाया, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक बिल उसका भर पाएंगे? हमारे बच्चे भर पाएंगे? गाड़ी तो हमने ली, लेकिन उस गाड़ी का डीजल हमारे बच्चे भर पाएंगे? सर साहब करके जो डिपार्टमेंटली रिस्पेक्ट मिल रहा है वो संविधान की वजह से, नहीं तो हमारे समाज को तो कोई पूछते भी नहीं थे। तो जो मान सम्मान मिला ये संविधान की बदौलत मिला, जो अधिकार मिले ये संविधान की बदौलत मिला। ये हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में, ये हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? दुश्मन को दो चीजों से खतरा है, दो ही चीजों से खतरा है। एक है निरंतर जागृति संगठित शक्ति के लिए, और दूसरा है साधन और संसाधनों के निर्माण को लेकर। दुश्मन बार बार कोशिश करेगा कि हमारे समाज में निरंतर जागृति ना हो। आपके निरंतर जागृति को रोकने के लिए वो बार बार कोशिश करेगा, और दूसरी कोशिश करेगा कि आप साधनों और संसाधनों का निर्माण ना करो, ताकि आपकी लड़ाई विफल हो। लड़ाई अगर सफल करनी है तो लड़ाई के लिए साधनों और संसाधनों का निर्माण करना बहुत जरूरी होता है, और निरंतर जागृति निरंतर रखनी पड़ती है। आज हम लोग हजारों सालों से गुलाम हैं। अभी उनको साधारण गुलाम नहीं चाहिए, अब उनको मेरिट वाला गुलाम चाहिए। अब उनको साधारण गुलाम नहीं चाहिए। हम अगर चपरासी से लेकर अगर आईएएस तक हमारे लोग बने हुए हैं तो हम मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी कर रहे हैं। अब उनको ऐसा गुलाम नहीं चाहिए, मेरिट वाला गुलाम चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये निरंतर जागृति अगर हमारी निरंतर नहीं रहेगी तो हम संगठित शक्ति का निर्माण आने वाले दिनों में नहीं कर पाएंगे। हम हजारों सालों से गुलाम हैं, हजारों सालों से हम लोग गुलाम हैं। आरएसएस के पास में सब कुछ है, विधेय पालिका उनके पास में, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, प्रचार प्रसार माध्यम है, मिलिट्री है, पुलिस है, डंडा है, बंदूक है, गोली है, सब कुछ उनके पास में है। फिर भी वो निरंतर काम कर रहे हैं। जिनके पास सब कुछ है वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक ब्राह्मण रात के 12 बजे सोता है तो दूसरे ब्राह्मण को जगाता है, फिर वो सोता है कि भाई मेरी ड्यूटी खत्म हुई, आपकी शुरू हुई, शुरू करो। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जिनके पास सब कुछ है वो निरंतर काम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि उनकी दो कमी है, एक तो वो विदेशी है और दूसरा संख्या में अल्पसंख्यक है। और हम लोग हजारों साल से गुलामी में जी रहे हैं, फिर भी हम लोग 24 घंटे में से 22 घंटे निजी जीवन के लिए लगा लो, क्या 2 घंटे का भी समय जिस समाज की वजह से हम लोगों को रिजर्वेशन इन एजुकेशन मिला, जिस समाज की वजह से रिजर्वेशन इन सर्विसेज मिला, जिस सोसाइटी की वजह से रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिला, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स मिला, क्या उस सोसाइटी के लिए 24 में से 2 घंटे का समय हम लोग दे रहे हैं? इसकी चिंतन करने की जरूरत आज है। इसलिए बामसेप ने कुछ एजेंडा अपने जीवन में, बामसेप ने कुछ निर्णय लिया और कुछ एजेंडे पर पिछले 45 साल पर बामसेप काम कर रहा है। वो एजेंडा बताकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। साथियों, 45 साल से बामसेप काम कर रहा है। पहला एजेंडा बामसेप ने निर्माण किया। 19 साल की उम्र से वामन मेश्राम साहब इस मिशन में लगे हुए हैं। आज उनकी उम्र 65 साल की है। 19 साल से लगे हुए हैं, आज 65 साल की उनकी उम्र है। पहला एजेंडा बामसेप ने निर्धारित किया कि राष्ट्रव्यापी समस्या, राष्ट्रव्यापी संगठन। हमारी समस्या जो है वो राष्ट्रव्यापी है। ये कोई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कोई किसी एक जिला की नहीं। तो
तो पूरे देश की समस्या है। तो राष्ट्रव्यापी संगठन के अंतर्गत आज बामसेप 31 राज्य, 567 जिला, करीबन 4000 तहसील, 22,000 ब्लॉक और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में आज बामसेप के यूनिट है। राष्ट्रव्यापी समस्या, राष्ट्रव्यापी संगठन। आज बामसेप सिर्फ भारत का ही संगठन नहीं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। करीबन 35 देशों में बामसेप का नेटवर्क है। साथियों, दूसरा एजेंडा बामसेप ने निर्णय लिया कि बहुजनों की समस्या, बहुजनों का संगठन। ये जो प्रोटॉन है, ये आरएमबी केस है, इसका क्राइटेरिया है, इसका सदस्य कौन बन सकता है? जो एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो माइनॉरिटीज बन गए, वो इनके सदस्य बन सकते हैं। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस संगठन का सदस्य नहीं बन सकता। जब सदस्य नहीं बनेगा तो राष्ट्रीय महासचिव कहां से बनेगा? और जब राष्ट्रीय महासचिव बनेगा ही नहीं तो अंदर क्या चल रहा है पता कहां से चलेगा? और जब पता चलेगा ही नहीं तो काउंटर प्लान कहां से बनाएगा? इस वजह से बामसेप जिंदा है 45 साल से। बहुजनों की समस्या, बहुजनों का संगठन। आज 4200 जाति के लोग मिलजुल कर संगठन में काम कर रहे हैं। तीसरा निर्णय लिया बामसेप ने कि हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है नेतृत्व का अभाव। आज बामसेप ने अलग अलग जाति समूहों में लीडरशिप पैदा की। प्रविंदर प्रताप सिंह आगरा के हैं, आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। मनोज कुमार पासी इलाहाबाद के हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। डॉक्टर विलास खरात महाराष्ट्र के हैं, राष्ट्रीय प्रभारी है राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा के। आदिवासियों में लीडरशिप निर्माण की। एचएन रेखवाल 5 साल नौकरी को बचे हुए थे। बामसेप ने आदिवासियों में ऐसा एक व्यक्ति तैयार किया जिसकी सैलरी 86,000 थी, 5 साल नौकरी को बाकी थे, वीआरएस ले लिया। आज 40,000 रुपए उनको पेंशन मिलती है। मतलब कितने का घाटा हुआ? 40,000 का घाटा। आज बामसेप ने आदिवासियों में भी इस प्रकार के त्याग समर्पणी लोग तैयार किए कि जिसकी नौकरी 5 साल बची हुई है, जिसकी सैलरी 86,000 है और आज वो 40,000 सैलरी ले रहा है और बामसेप का फुल टाइम काम कर रहा है। आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बामसेप ने ओबीसी में लीडरशिप पैदा की। आपने चौधरी विकास पटेल जी का नाम सुना होगा, शायद कृषि विभाग में नौकरी पर थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के। मुसलमानों में लीडरशिप पैदा की, चांद मोहम्मद। सिखों में लीडरशिप पैदा की, लिंगायत में लीडरशिप पैदा की। मतलब जो समाज की जो समस्या थी नेतृत्व का अभाव, आज बामसेप ने अलग अलग जाति समूहों में लीडरशिप पैदा की। इतना ही नहीं तो कल तक वामन मेश्राम साहब को कहते थे कि ये अकेले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते। वामन मेश्राम साहब ने कहा समय पर जवाब दूंगा। आज मेश्राम साहब ने 86 ऑफशूट विंग बनाए और आने वाले दिनों में हम लोग 100 ऑफशूट विंग बनाने जा रहे हैं। 100 ऑफशूट विंग के 100 राष्ट्रीय प्रभारी होंगे और 100 ऑफशूट विंग के 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आज राज्य संभालने वाले, मंडल संभालने वाले, जिला संभालने वाले लोग आज तैयार किए। इसलिए वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि अब ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा भी आएगा तो भी मुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने ये आंदोलन अब नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट कर चुके। चौथा निर्णय बामसेप ने लिया कि आज बहुजन समाज का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने 2 बार भारत बंद किया। बहुजन समाज का ऐसा कोई संगठन नहीं है जो खुद के बलबूते पर भारत बंद किया हो। 45 साल में जो जागृति बहुजन समाज में लाई, उस जागृति के बदौलत आज 2 बार भारत बंद किया। पहला भारत बंद 13 पॉइंट रोस्टर, 56 इंच का सीना झुक नहीं रहा था, झुक गया।
और 200 पॉइंट रोस्टर लागू किया। दूसरा भारत बंद एनआरसी को लेकर बहुत चर्चा चला रहा था। मेश्राम साहब ने कहा डीएनए बेस एनआरसी लागू करो। जैसे ही डीएनए का नाम लिया तो एनआरसी की चर्चा ही बंद कर दिया। और सिर्फ तीसरा भारत बंद अभी 10 दिसंबर को घोषित किया था तो किसान के विरोध में जो 3 काले कानून थे ना, वापस ले लिए। अब भारत बंद 31 जनवरी को होने जा रहा है और भारत का बहुत बड़ा भारत बंद होगा, जिसमें ओबीसी के जाति आधारित गिनती का मामला है और लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए ईवीएम का मुद्दा है। और ये बहुत बड़ा भारत बंद होगा जिसकी अंदरूनी तैयारी पूरे देश भर में चल रही है। और आप अपने आंखों से देखोगे, हम लोगों ने योजना बनाई कि हर साल में 2 बार भारत बंद करेंगे और 10 साल में 20 बार भारत बंद होगा। ये भारत बंद करना मकसद नहीं है, आजादी हासिल करना मकसद है। बामसेफ कोई भी कार्यक्रम बगैर उद्देश्य तो करता नहीं। भारत बंद करना उद्देश्य नहीं, आजादी हासिल करना उद्देश्य है। उसके लिए ये ट्रेनिंग है भारत बंद की, क्योंकि फिर जब तक भारत बंद नहीं होगा, जब तक आजादी नहीं मिलेगी, फिर तब तक भारत बंद, चाहे वो 24 घंटे हो, फिर 48 घंटे हो, फिर 72 घंटे हो, फिर 7 दिन हो, चाहे 15 दिन हो, या चाहे जब तक भारत बंद करना पड़े। साल में 2 बार भारत बंद करेंगे, 5 महीना तैयारी करेंगे, 6वें में भारत बंद, और 5 महीना तैयारी, 6वें में भारत बंद। इस प्रकार से 10 साल में 20 बार भारत बंद होने वाला है। आज बामसेफ भारत बंद करने लायक संगठन बन गया। इतनी ताकत आज संगठन ने निर्माण की। 5वां एजेंडा बामसेफ ने निर्धारित किया और इसका ऐलान 9 अक्टूबर 2021 को लखनऊ रमाबाई अंबेडकर मैदान में वामन मेश्राम साहब ने किया कि अब बामसेफ का काम नहीं करेगा। अब बामसेफ का काम नहीं करेगा तो बामसेफ अब एक्शन मोड पर काम करेगा। और वो एक्शन मोड कौन सा है? तो बामसेफ अब संगठित शक्ति का निर्माण करके, जिस बहुजन समाज के लिए बामसेफ ने 45 साल जागृति का अभियान चलाया, आज बामसेफ उस समाज को शासक बनाना चाहता है। इसलिए हम लोग 3 प्रकार की लड़ाई आने वाले दिनों में लड़ने वाली है, जिसका प्रोग्राम हम लोगों ने तैयार किया। पहली लड़ाई भारत बंद योजना पर काम कर रहे हैं, और दूसरी लड़ाई ये जितनी भी हमारी चर्चा हुई और हमारा सारा सत्यानाश हो रहा है, ये राजनीति हमारा भविष्य तय कर रही है। कर्मचारी क्या बोलता है? मैं कर्मचारी हूं, राजनीतिक चर्चा मत करो। अरे तो भाई वोट देने के लिए क्यों जाते हो भाई? हैं? वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, काय के लिए दिया? नहीं, मैं कर्मचारी हूं, राजनीतिक चर्चा मत करो। राजनीति हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। चाहे वो किसानों के विरोध के कानून हो, मजदूरों के विरोध के कानून हो, चाहे कर्मचारी के विरोध के कानून हो, चाहे पेंशन खत्म हो, जितने भी है, समय का अभाव है, आप समझ जाइए एक सेंटेंस में, जितने भी हमारे विरोध में प्रतिदिन जो भी षड्यंत्र हो रहा है, जो भी बिल पारित हो रहे हैं, ये राजनीति निर्धारित कर रही है। राजनीति हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। राजनीति आने वाले जनरेशन का भविष्य निर्धारित कर रही है। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया, बामसेफ ने प्लान बनाया। जो बामसेफ ने एक्शन मोड का पर काम करने का प्लान बनाया, उसमें पहला एक्शन है भारत बंद का, और दूसरा एक्शन है कि जो राजनीति हमारा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं, उस राजनीति में लड़ झगड़ने वाले, बोलने वाले लोगों को आपको भेजना होगा। एमएलसी का चुनाव होता है, साला तथाकथित आजादी के 35 साल तक हमारे लोगों को एमएलसी मालूम नहीं थी कि साला एमएलसी का क्या चुनाव होता है। लड़ झगड़ने वाले, नहीं तो अगर हम लोग कहते रहेंगे पुना करार से दलाल पैदा हुए, दलाल पैदा, तो बोलते ही रहो दलाल पैदा हुए, दलाल पैदा हुए, लेकिन समाज में लाल तैयार करने का कार्यक्रम नहीं करोगे, विधानसभा सांसद में बोलने वाले लोग अगर तैयार नहीं करेंगे, तो फिर दलाल ही पैदा हुए, बोलते ही रहना है। जिस दुश्मन के साथ में आप राजनीतिक लड़ाई भी लड़ना चाहते हो, उनके पास में अनकाउंटेड ब्लैक मनी है।
एक यूपी का उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र में तो 288 विधानसभा है, एक यूपी का उदाहरण देता हूं, यूपी में 403 विधानसभा है। भारत सरकार कहती है एक विधानसभा में 27 लाख रुपए खर्चा कर सकता है, व्हाइट मनी। अब 27 लाख और 403 विधानसभा, दुश्मन 1250 करोड़ व्हाइट मनी खर्चा करने वाला है, जिनके विरोध में आप लड़ाई लड़ना चाहते हो वो साधारण लोग नहीं है। एक्शन प्लान है दूसरा कि राजनीतिक में हस्तक्षेप किए बगैर हमारी समस्या का समाधान संभव नहीं है। एक है जन आंदोलन जिसके लिए भारत बंद, एक है राजनीतिक हस्तक्षेप। 3 एक्शन प्लान पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा बता रहा, अगर दुश्मन के पास इतना अनकाउंटेड ब्लैक मनी है और आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको कितना तैयार होगा? तो जो बेताड़ सर ने कहा सैलरी 1 लाख और हमारा जब कार्यकर्ता जाता है तो 100 रुपया हाथ में लाता है। यहां पे हमारे चौधरी सर है, ये आगरा का स्टेशन, अभी बोलना नहीं चाहिए ऐसी चीजें माइक पर, जिसके नियंत्रण में पूरा स्टेशन हो, वो गिड़गिड़ा रहा है पगार नहीं है, ये नहीं है, 500 रुपये। अरे भाई स्टेशन का मास्टर हो भाई आप, पूरी ट्रेन आपके नियंत्रण में, पूरा स्टेशन आपके नियंत्रण में, आप लोगों को सैलरी मिलती है, न जाने कितने टैक्स पे करते हो आप, आपके सैलरी से कट जाता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर सोशल टैक्स नहीं लगा सकते थे आपके ऊपर? आपको ऐसा लगता है बाबा साहब को समझ में नहीं आया? अगर ये मैं बोल रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि समाज के नाम पर अधिकार मिला तो सोशल टैक्स लगना चाहिए था, तो बाबा साहब को समझ में नहीं आ रहा था क्या? आप इनकम टैक्स पे करते हो, आप सेल टैक्स पे करते हो, वैट टैक्स पे करते हो, गैट टैक्स पे करते हो, जीएसटी पे करते हो, सब पे करते हो। इतना ही नहीं, रोड पर चलने वाला टोल टैक्स देते हो। तो जिस समाज के नाम पर आपको नौकरी मिली, तो क्या बाबा साहब आंबेडकर सोशल टैक्स आपके ऊपर नहीं लगा सकते थे? लगा सकते थे, तो झक मार के 5% कट जाता था। लेकिन बाबा साहब के सामने ही इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था का निर्माण हुआ। इसलिए बाबा साहब सोच में पड़े कि अगर मैं सोशल टैक्स इनके ऊपर लगाऊंगा तो सैलरी से कटेगा, वो सरकार के तिजोरी में जाएगा, और सरकार तो बहुजनों की है नहीं, सरकार तो ब्राह्मणों की है। तो हमारे ही पैसों से हमारे लोगों की गुलामी मजबूत होगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा स्वेच्छा से अपने कमाई का 5वां हिस्सा समाज पर खर्चा करो, स्वेच्छा से। 1 लाख सैलरी है, 5% होता है 5,000, साल का होता है 60,000। बाबा साहब ने कहा साल के 12 लाख आपको मिल रहे हैं, उनमें से 11,40,000 परिवार के लिए लगा लो, 60,000 जिस समाज के नाम पर नौकरी मिली उसके उत्थान विकास आंदोलन चलाने के लिए, शासक बनाने के लिए खर्चा करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वो बामसेब के कर्मचारी अधिकारियों को, कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, जो खास करके कर्मचारी है, जो लोग 45 साल से इस बिंदु पर अमल कर रहे हैं। तो ये जो दुश्मन के साथ आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, वो व्हाइट मनी 1250 करोड़ खर्चा करने वाला है। ब्लैक कितना करेगा वो बात का बात है। अगर दुश्मन को परास्त करना है तो उसके तुलना में हमको तैयारी करनी होगी, और तैयारी करने के लिए उस लेवल के साधन और संसाधन हम लोगों को निर्माण करने होंगे। तीसरा बिंदु जो हम लोगों को मिला, सारा संविधान की वजह से मिला है, और संविधान पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं, यहां पे कोई लॉयर होगा, वकील होगा, उनको लगेगा बड़ा अजीब बात है, कुछ भी बोल रहा है। अब मैं कह रहा हूं वो खत्म हो चुका है, एक अधिकार बचा हुआ है। इसलिए आपको लग रहा है नहीं खत्म हुआ है, सिर्फ एक अधिकार बचा हुआ है संविधान में, और उस अधिकार का नाम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार। इस पर पाबंदी आ जाए तो आपको फिर समझ में आएगा कि अब संविधान जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसी का प्राइवेट में रूपांतरित हो चुका है। खत्म तो हो ही चुका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से दूर रखने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसलिए साथियों, जो हमारे संवैधानिक अधिकार वर्तमान में खत्म हो रहे हैं, तो हम तीसरी लड़ाई एक शुरू करने जा रहे हैं,
और सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, इन बातों को ध्यान में रखकर, और जो वेताल सर और कौशल सर ने भी और अन्य वक्ताओं ने भी जो बातें रखी, उन बातों को ध्यान में रखकर हम सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ अमल करने की जरूरत है, थोड़ा समय लगाने की जरूरत है और अपना कमाई का कुछ हिस्सा देने की जरूरत है। 10 साल नहीं, हम लोग 5 साल में अपनी समस्या का समाधान खुद करने लायक हम लोग बन सकते हैं। धन्यवाद।